क्या एक सरकारी अस्पताल गंदा ही दिखना चाहिए? सरकारी है तो टूटा फूटा होगा, सरकारी है तो साफ सफाई नहीं होगी, सरकारी है तो इंतजामात अच्छे नहीं होंगे, कि कॉस्ट जो है आज के दिन कैंसर की वो बहुत ज़्यादा हाई है। बॉडी ऐसा क्या सिग्नल देती है कि जिससे हम लोग देखें कि अर्ली स्टेज पे ही कैंसर डिटेक्ट हो जाए? एज ए डॉक्टर मेरे पास इसका जवाब नहीं है। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफ़े के इस नए पॉडकास्ट, नए शो में, नए एपिसोड में। और ये एपिसोड और भी ख़ास होने वाला है क्योंकि हम एक और ख़ास मुद्दे, एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इशू है कैंसर का इशू, जिससे सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़ों पे नज़र डालें तो करीब 20 मिलियन नए कैंसर पेशेंट जो हैं पूरी दुनिया में हर साल डिटेक्ट हो रहे हैं। उसमें से करीब आधों की मौत होती है। अगर बात इंडिया की करें तो भारत सरकार का एक आंकड़ा कहता है कि करीब 1 लाख में से 100 लोगों में कैंसर का डिटेक्शन होता है। और अगर बात करें स्पेसिफिक नंबर्स की तो साल 2023 में करीब 14 लाख लोगों को कैंसर निकला। 2024 का आंकड़ा 15 लाख से ऊपर पहुंच गया। और जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं यानी पंजाब, वहाँ करीब 50,000 कैंसर के पेशेंट हर साल मिलते हैं, डिटेक्ट होते हैं। अभी हम लोग ये जो हॉस्पिटल है होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, ये चंडीगढ़ से लगी एक जगह मुल्लांपुर में स्थित है, पंजाब में आता है। और इसको टाटा मेमोरियल सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भारत सरकार का जो मंत्रालय है, वो मिलकर चलाते हैं। और हमारे साथ जो खास गेस्ट हैं डॉक्टर आशीष गुलिया, डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के। 20 साल से ज़्यादा अनुभव है इस फील्ड का। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पेशेंट को देख रहे हैं, उन पे रिसर्च कर रहे हैं और ये पूरा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए डॉक्टर गुलिया। शुरुआत इसी से करें क्योंकि आपके ये हॉस्पिटल करीब 1 साल पहले फंक्शनल ऑपरेशनल हुआ है। थोड़ा सा इस हॉस्पिटल के बारे में बताएं, पंजाब के जिस रीजन में ये स्थित है उसके बारे में बताएं, और किस किस तरह के कैंसर पेशेंट्स को आप एनकाउंटर कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सिंसियरली वांट टू थैंक एक्सप्रेस कैफ़े फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि आपके माध्यम से हम ना कि सिर्फ इस अस्पताल के बारे में बल्कि इस बीमारी के बारे में, जो कि जैसे आपने सही कहा, आपने आंकड़े सही बताए कि दिन प्रतिदिन इन मरीज़ों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम सबको इसके बारे में जागरूक कर सकें। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर, जहाँ की हम अभी यहाँ बैठे हैं, ये एक 300 बेडेड कैंसर का हॉस्पिटल है, जो कि एक्सक्लूसिव कैंसर हॉस्पिटल है। हम किसी और बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर बाय चांस कोई पेशेंट बिना कैंसर के यहाँ आता है तो हम उनको बाकी हॉस्पिटल्स में रेफ़र कर देते हैं। सो दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव ऑन्कोलॉजी टर्शरी कैंसर केयर सेंटर। ये 50 एकड़ ज़मीन पर स्थित है। यह ज़मीन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट 1912-13 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को दी थी, जैसे आपने सही बताया। उस समय से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ये कोशिश की कि उत्तर भारत में एक टर्शरी कैंसर केयर सेंटर बनाया जाए, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीबन 750 करोड़ की लागत से ये अस्पताल बना, जिसमें मैंने आपको बताया कि 300 बेड हैं, जिसमें कि इमरजेंसी बेड्स हैं, डे केयर बेड्स हैं, पेशेंट को एडमिट करने के लिए इंडोर बेड्स हैं, आईसीयू बेड्स हैं। आज के दिन इस हॉस्पिटल में कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, सारी सुविधाएं इस अस्पताल में मौजूद हैं। शुरुआत में अगस्त 2022 में इस अस्पताल का
उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और वो स्वयं यहाँ आए थे और बड़ा ही अच्छा अनुभव था जब वो यहाँ आए, क्योंकि उनका आना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक इवेंट रहता है। उस इवेंट से इस हॉस्पिटल की पॉपुलैरिटी बढ़ी, क्योंकि लोगों को पहले पता ही नहीं था कि इतना पैसा खर्च करके यहाँ पे एक अस्पताल बनाया जा रहा है। उस समय पे ये अस्पताल पूरा नहीं बना था। हमारे पास लेबॉर्ट्री सर्विसेज अवेलेबल थी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन है वो अवेलेबल था, और रेडियोथेरेपी जो डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे हम मामूलन लैंग्वेज में बोलते हैं कि कैंसर को ठीक करने के लिए जो सिकाई होती है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी अलग से, रेडियोथेरेपी रहती है, तो वो भी अवेलेबल थी, प्लस ओपीडी सर्विसेज वगैरह अवेलेबल थी। उस समय हमारे पास पेशेंट्स को एडमिट करने के लिए और ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर नहीं थे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के प्रयास से 1 साल के अंदर ही जुलाई 2023 में हमने ऑपरेशन थिएटर और एडमिट करने की फैसिलिटीज़ स्टार्ट कर दी, और धीरे धीरे विद दिस हम्बल बिगनिंग एंड स्मॉल स्टेप्स वी इंच टुवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। और आज के दिन जैसे मैंने आपको कहा कि सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं, चाहे किसी भी तरीके का कैंसर हो, चाहे वो दिमाग का कैंसर हो, न्यूरोसर्जरी, मैं खुद एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो हड्डी का कैंसर, मांसपेशी का कैंसर या स्किन का कैंसर, वो सुविधाएं हों, हाथ और पाँव के स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए जिसको हम लिम्ब साल्वेज करते हैं वो हों, या हमारे छाती में जैसे ईसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर्स वो हों, या पेट के एब्डोमेन के कैंसर्स हों, या बच्चों के कैंसर्स हों, या लेडीज़ में जैसे बच्चादानी के कैंसर हैं, या ओवेरी कैंसर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर हैं, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो in a nutshell, this is a tertiary cancer care center where all kind of facilities are available, और लोग जो हैं वो उन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। कितना है अभी ओपीडी में, अगर देखें कि कितना फुटफॉल इस हॉस्पिटल में देखा जा रहा है ऑन डेली बेसिस? यहाँ पे कुछ आपको आंकड़े बताना चाहूँगा, और इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हम जो ये एक इकाई है, इसके साथ हमारा एक और हॉस्पिटल भी है जो कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर में है। वो हॉस्पिटल इससे कहीं पहले शुरू हो गया था। जैसे मैंने आपको बताया कि 2012-13 में ज़मीन दी गई थी, उसी टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट ने कहा कि आप संगरूर, क्योंकि जैसे आपने सुना ही है कि ये जो मालवा रीजन है यहाँ पे कैंसर बिल्कुल के जो पेशेंट, उसके लिए जाना जाता है, मतलब हाँ शुरू से ही कि कैंसर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों में होता है। बिल्कुल। और ये वही जगह है संगरूर जहाँ से स्पेशल ट्रेन बीकानेर के लिए चलाई गई थी, और उसको कैंसर एक्सप्रेस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वो सुविधा नहीं थी, तो लोग बीकानेर जाते थे कैंसर हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए। तो जस्ट टू कैटर दोज पेशेंट गवर्नमेंट ने वो ट्रेन शुरू की थी। बिल्कुल सही कहा आपने, उसकी भी एक छोटी स्टोरी बताऊंगा आप। तो उस समय पे हमें बोला गया कि आप संगरूर सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही हम आपको एक बिल्डिंग बना के देंगे और वहाँ पे आप ये फैसिलिटी शुरू कर सकते हैं। तो हमने 2013-14 में वो एक्टिविटीज़ वहाँ शुरू कर दी थी। सबसे पहले हमने प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया ताकि लोगों को अवगत करा सकें। फिर उसके साथ साथ हमने फिर पहला रेडियोथेरेपी का डिपार्टमेंट बनाया वहाँ पे, और सन 2015 जनवरी से वहाँ पे ऑपरेशन करने, एडमिट करने, वो सब पेशेंट्स हमने शुरू कर दिए थे। शुरू में वो हॉस्पिटल सिर्फ 25 बेड का था, आज के दिन 150 बेड का हॉस्पिटल है। अगेन वहाँ पे हम और कोई इलाज नहीं करते हैं, किसी बीमारी का इलाज नहीं है, सिर्फ कैंसर का ही इलाज होता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, कैंसर ट्रेन, बिल्कुल भटिंडा से बीकानेर कैंसर ट्रेन जाती थी, और मालवा रीजन का जितना पेशेंट था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं थी स्पेशली पब्लिक सेक्टर में, तो वो एक ट्रेन जाती थी जिसमें कैंसर के लोग भर भर के जाते थे इस रीजन से बीकानेर के लिए, और उसको कैंसर ट्रेन का नाम कैंसर एक्सप्रेस उसको हम लोग हाँ जी कैंसर एक्सप्रेस बोलते थे। और एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आई थिंक हिंदुस्तान टाइम्स ने या इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था 2022 के अंदर, जिसमें लिखा गया है कि होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल संगरूर की वजह से वो कैंसर ट्रेन स्टॉप हो गई है, रादर रिवर्स हो गया है। अब हमारे पास संगरूर में और यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बाकी स्टेट से आते हैं। तो एक छोटी सी बिगनिंग से बहुत अच्छा हुआ कि जो लोग कहीं पे इलाज के लिए नहीं जा सकते थे, उनको उनके रीजन में घर में बैठ के ये इलाज की फैसिलिटी मिली।
अब उन आंकड़ों पर आता हूँ। अगर हम दोनों हॉस्पिटल्स का, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेम है और मैं दोनों हॉस्पिटल्स का ध्यान रखता हूँ, पिछले साल हमने 18,400 से ऊपर नए कैंसर मरीज जो हैं इस अस्पताल में रजिस्टर हुए हैं। तो 2024 का 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में 18,400 ऑड पेशेंट्स दोनों हॉस्पिटल्स में भर्ती हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। कैंसर के इलाज में ऐसा नहीं है कि जैसे खांसी, जुखाम और बुखार है कि आप एक बार डॉक्टर के पास गए, आपने दवाई ली और फिर आप दवाई लेके घर पे बैठ गए। यहाँ पे इलाज बहुत लंबा चलता है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका इलाज सालों सालों तक चलता है, तो पेशेंट्स को बार बार आना पड़ता है। इसीलिए हमारी ओपीडीज के अंदर वो नंबर सिर्फ वही नहीं, फुटफॉल बार बार होता है। तो टिपिकली अगर हम आज का आंकड़ा देखें तो जहां आप यहाँ बैठे हुए हैं मुल्लापुर में, या इस एरिया को न्यू चंडीगढ़ भी बोलते हैं, यहाँ पे तकरीबन 400 से 450 पेशेंट ओपीडी में हर रोज़ आता है, और संगरूर के अंदर 350 से 400 पेशेंट हर रोज़ आता है। तो ये हर रोज़ ओपीडी का आंकड़ा है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये पब्लिक हॉस्पिटल है, तो हम ज़्यादा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चलता जा रहा है और लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि ये कोई कॉरपोरेट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। सवाल इसी से जुड़ा है, थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ बिफोर यू बिगिन, कि पूरे हॉस्पिटल, आई एम द फर्स्ट टाइम विजिटर राइट, तो जब मैं पहली बार आया हूँ तो उसका पूरा जो आउटलुक है हॉस्पिटल का, ऐसा लगता है कि बहुत महंगा, प्राइवेट, और जो एक ये लोगों में धारणा है कि बहुत महंगा होगा, बहुत प्राइवेट है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, यानी वो बहुत महंगा और प्राइवेट है, वो सरकारी नहीं हो सकता है। मुझे ये बताइए कि एक कॉमन मैन के लिए, वो चाहे हिमाचल का हो, जम्मू कश्मीर का हो, या देश के किसी भी इलाके का हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे आने की सोचता है तो उसको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा? अगर वो इनकैपेबल है ऑफ पेइंग तो वो कितना बेनिफिटेड हो सकता है इस हॉस्पिटल से, और एक आम पेशेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं और कितना पैसा इन्वॉल्व है यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए? क्योंकि सबसे मेजर कोई भी इंसान अगर डिसाइड करता है जाने, तो सबसे पहले वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखता है। आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे क्या एक सवाल कर सकता हूँ? आप ये बताइए, क्या एक सरकारी अस्पताल गंदा ही दिखना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली जो अभी तक हमारी हेल्थ, जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अनफॉर्चुनेटली वो एक पिक्चर जो बनी है कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो आप नेग्लिजेंस का सामना करेंगे, आप प्रायोरिटी पे नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, वहाँ डॉक्टर टाइम पे नहीं आएंगे, वहाँ पे बाकी सुविधाएं नहीं होंगी, आपको प्राइवेट के लिए रेफ़र कर दिया जाएगा। ये पूरे देश का स्थिति है जो कि धीरे धीरे बदल रही है। तो वही लोग मेरा जवाब तो इतना ही होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं यही सुनना चाहता था। आम आदमी की धारणा ही यही है, सरकारी है तो दिखने में सही नहीं होगा, सरकारी है तो टूटा फूटा होगा, सरकारी है तो साफ सफाई नहीं होगी, सरकारी है तो इंतजामात अच्छे नहीं होंगे। जैसे आपने सही कहा, सरकारी है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा, सरकारी है तो मशीन खराब होगी। बस यही हमें बदलना है और टाटा मेमोरियल सेंटर का ये भरसक प्रयास है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने पूरा सपोर्ट किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पूरा इनिशिएटिव है कि सरकारी है तो भी अच्छा है, सरकारी है तो भी सस्ता है, सरकारी है तो भी उच्च कोटि का इलाज अवेलेबल है, सरकारी है तो भी बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर अवेलेबल है, सरकारी है तो भी अच्छी रिसर्च कर सकता है। यही मैंडेट है। इसी मैंडेट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने टाटा मेमोरियल सेंटर के अंडर ये अलग अलग हॉस्पिटल्स बनाए हैं पूरे इंडिया में। आज के दिन ऐसे 9 बड़े टर्शरी कैंसर केयर सेंटर ऑल ओवर इंडिया में एस्टेब्लिश हैं और 2 और बनने जा रहे हैं। अब हम ये बोलते हैं कि जब पेशेंट हमारे पास आता है, एंड वी टेक रियली प्राउड ऑफ दिस, इट्स अ वेरी यूनिक सिस्टम और हमें बहुत गर्व है इसके ऊपर कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि इस पेशेंट का हमें बीमारी का सिर्फ इलाज करना है, ऐसा नहीं है। हम एक हॉलिस्टिक पूरा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं
ताकि हम मरीज की, ना सिर्फ मरीज की, जो उस मरीज के साथ रिलेटिव है उसकी ज़रूरतों को भी हम समझें। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि कॉस्ट जो है आज के दिन कैंसर की वो बहुत ज़्यादा हाई है। टाटा मेमोरियल सेंटर का ये मैंडेट है कि हम उस कैंसर के ऊपर जो पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा हो, गवर्नमेंट कर रही हो या पेशेंट अपनी पॉकेट से कर रहा हो, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी कंट्रोल रहे। इसीलिए हमने कुछ मैकेनिज्म्स डिवाइस किए हैं जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट फॉर कैंसर वो कंट्रोल में रहती है। और हमारे ही मापदंडों को देखते हुए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपनी कॉस्ट को थोड़ा कंट्रोल में रखते हैं, और यही हमारा प्रयास है। अब ये हम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, जैसे आपने पूछा कि पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सिंपल सी बात है, पेशेंट को कोई भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। और ये मैं सिर्फ इस हॉस्पिटल के बारे में नहीं कह रहा हूं, टाटा मेमोरियल सेंटर के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा जो टाटा मेमोरियल अस्पताल परेल में है, मुंबई में है, जहां मैं खुद मैंने 16 साल वहां काम किया, उसके बाद मैं यहां आया। नवी मुंबई में एक हॉस्पिटल है, वाराणसी, बनारस, काशी, वहां पे 2 हॉस्पिटल्स हैं, गुवाहाटी में एक हॉस्पिटल है, संगरूर में जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल है, वाइजैग में एक हॉस्पिटल है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे के अभाव में किसी भी मरीज का जो इलाज है वो नहीं रुकेगा। गवर्नमेंट ने बाकी डोनेशन से, CSR से, अलग अलग तरीके से, और गवर्नमेंट की जितनी फंडिंग्स हैं उनकी तरफ से इतना पैसा और इतनी सपोर्ट आती है कि टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वार पर जो भी मरीज आता है हम उसका इलाज कर पाते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। जैसे इस हॉस्पिटल के अंदर आयुष्मान स्कीम है, पंजाब स्टेट की मुख्यमंत्री स्कीम है, हिमाचल प्रदेश की हिम केयर स्कीम है, हमारे फौजी भाई बहनों के लिए ECHS स्कीम है, जो लोग जिनको ESI सपोर्ट करती है, ESI स्कीम है। तो ऐसी मिलाकर 12 से 15 स्कीम हैं जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट की या PSUs की हैं, कि वो पेशेंट आके उनमें एनरोल होकर इलाज करा सकता है। बाई चांस कोई पेशेंट इसमें भी फिट नहीं होता है तो हमारे पास CSR डोनेशंस आते हैं, हमारे पास कुछ अलग और फंड्स आते हैं, जैसे इम्पैक्ट फाउंडेशन फंड है। ये इम्पैक्ट फाउंडेशन हमारी मुंबई से चलती है, जिसमें हमने प्रण लिया है कि 18 साल से छोटे बच्चों का हम पूर्ण इलाज करेंगे। पिछले साल हमने तकरीबन 60 से 65 करोड़ रुपया उसमें लिया, और जो हमारे 9 हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा और इलेबोरेट करिए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों का टाटा मेमोरियल सेंटर के हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज। बिल्कुल। तो जैसे मैं आपको बताया, जैसे इम्पैक्ट फाउंडेशन है, अगर पेशेंट के पास पैसा नहीं है तो उसकी पूरी असेसमेंट होती है। हमारे पास मेडिकल सोशल वर्किंग डिपार्टमेंट है, उसके तरफ से हम असेसमेंट करा के जिस भी पेशेंट को ज़रूरत होती है उस पेशेंट को, अगर 18 साल से छोटा बच्चा जो है तो इम्पैक्ट फाउंडेशन है, इम्पैक्ट फाउंडेशन के अंदर हमारे पास पैसा है जिससे कि हम पेशेंट का महंगे से महंगा इलाज भी कर सकते हैं। आपको जानकर ये खुशी होगी कि साधारण इलाज भी नहीं, जो कि ब्लड कैंसर का इलाज, जो कि जिसमें कई बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है, उसके लिए भी सपोर्ट मिल जाती है। 2-2, 4-4, 5-5, 7-7 लाख तक की सपोर्ट मिल जाती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो फंड है वो है हमारे पास, तो वहां पे हम 2 लाख रुपए तक किसी भी बच्चे को या हमारी माताओं बहनों को दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहूंगा कि आप घबराएं नहीं, आपको सिर्फ यहां पहुंचना है। और हमने उसके लिए भी हमने बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो जोड़ रखी हैं। जैसे हमने देखा कि गरीब आदमी को ट्रैवल करने में तकलीफ होती है, तो हम जहां जहां भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हर स्टेट में हमने स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखे कि भी जो कैंसर से पीड़ित मरीज है उसका स्टेट बस में ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए, तो वो फ्री हो गया। तो पूरे पंजाब के अंदर कहीं से भी कोई पेशेंट अगर ट्रैवल करना चाहता है उसका आना जाना फ्री है। उसके साथ में जो एक रिलेटिव आता है उसका भी फ्री है। हमने रेलवे में रेलवे जो इंडियन रेलवे है वो पेशेंट और रिलेटिव को हैवी डिस्काउंट देती है, और पेशेंट का ट्रैवल है वो फ्री हो जाता है। तो आपका ट्रैवल हो गया,
आप बस यहाँ आ जाएं, यहाँ आप आ गए, हम आपके इलाज में मदद करेंगे। आप अगर बिल्कुल आप गरीब हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको फंड्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है रहने का और खाने का। हमने यहाँ पे धर्मशाला बनाई हुई है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही धर्मशाला है। और आप जिस भी अस्पताल में जाएंगे हमारे टाटा मेमोरियल सेंटर के, हर अस्पताल के अंदर सेम सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ की धर्मशाला आप देखिए, उसमें कुछ शेयर्ड रूम्स हैं, कुछ इंडिपेंडेंट रूम्स भी हैं, अटैच बाथरूम के साथ हैं, जिसमें आप बहुत ही नॉमिनल 100, 150, 200 रुपया देते हैं। उसमें आपको बेड, गद्दा, चद्दर, AC, अटैच बाथरूम वो सब मिलता है। फिर खाना उसी धर्मशाला के अंदर फ्री में लंगर भी मिल रहा है, तो आपका खाना भी हो गया है। तो आप ये देखिए, हमारा प्रयास ये है कि पैसे के अभाव में कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि कैंसर का इलाज नहीं हो सकता। बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपको सिर्फ यहाँ आना है और उन सुविधाओं को उपयोग करना है, और जो भी हमारे कोशिश हो सकती है वो हम ज़रूर से। तो ये बहुत ही बड़ी राहत की मतलब सांस वो लेंगे जो कंटेम्पलेट कर रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे, जो प्लान कर रहे होंगे कि हम लोग अपने रिलेटिव को कहाँ लेके जाएं। अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो बहुत फ़ायदेमंद होगी। एक मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे अंदर एक सवाल है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल जो हैं वो हेल्थ मिनिस्ट्री रन करती है, मगर मैं ये इकलौता एक हॉस्पिटल देख रहा हूँ जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो रन कर रहा है। तो इसमें उस डिपार्टमेंट का क्या रोल है? आप बहुत ही सही सवाल लिख करके लाए हैं। नहीं, ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में आया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर या स्टेट गवर्नमेंट, हेल्थ इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट बेसिकली। जितने भी आपने मेडिकल कॉलेजेस वगैरह देखे रहेंगे या स्टेट हॉस्पिटल देखे, वो स्टेट रन करता है। सेम वे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर भी हॉस्पिटल जैसे एम्स है, कुछ ऑटोनोमस बॉडीज हो गई हैं, उसके हिसाब से आते हैं। सबसे पहले जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल था वो 1941 में स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। दिस हॉस्पिटल और दिस इंस्टीट्यूट इज 84 years old. It is started even before independence of India. तो 1941 में दौरवजी टाटा ट्रस्ट ने ये एक हॉस्पिटल शुरू किया था, जहां मैं खुद काम करता था। मेरी ओपीडी उसी बिल्डिंग में थी। वो बिल्डिंग 84 years old बिल्डिंग है, आज के दिन खड़ी हुई है, जहां मेरी खुद ओपीडी थी। 1962 के अंदर तकरीबन 20 साल के आसपास उन्होंने वो चैरिटेबल हॉस्पिटल चलाया। उसका भी एक वीडियो है जो काफ़ी सर्कुलेट भी हुआ था कि मेरा बाइक का जो एक मेन डायमंड था उसको सेल करके उनकी कैंसर से मौत हो गई थी, और उस डायमंड से ही वो हॉस्पिटल बना था। और 1962 के अंदर जब पहली भारत की रेडियोथेरेपी मशीन जब लगानी थी उस हॉस्पिटल के अंदर, तो रेडियोथेरेपी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा। तो उस समय जो ट्रस्ट था उसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ काफ़ी वार्तालाप हुई, काफ़ी अच्छी बातें हुई, और लकीली ये हुआ कि उस समय जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो चेयरमैन थे वो होमी जहांगीर बाबा थे। अच्छा। जो कि यह हॉस्पिटल भी उनके नाम पे है। ग्रेट साइंटिस्ट, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। ही वॉज द गॉड फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस इन इंडिया। तो उस समय क्योंकि वो भी पारसी थे और ये टाटा ट्रस्ट भी पारसी हैं, तो उन्होंने आपस में बात करी, और उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट भी था कि हमें न्यूक्लियर पावर को इंसान की भलाई के लिए यूज़ करना है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड। सो इन हिज विजन ही थॉट कि अगर हम ये हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर लेते हैं तो कितना अच्छा होगा कि हम एटॉमिक एनर्जी का एक अच्छा सदुपयोग दिखा पाएंगे। और ऐसे 1962 में फिर टाटा ट्रस्ट ने वो पूरी बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की सारी मशीनें और सारा स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सुपुर्द कर दिया, और 1962 से लेके आज तक हम सब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी हाउ इट कम। अब इसका एडवांटेज क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है तो टाटा मेमोरियल सेंटर ऐसा है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की विजन, उनके साइंटिस्ट का साथ और जो गवर्नमेंट से फंडिंग आती है वो हमें काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सेस है, अगर ये नहीं होता तो शायद आप जो अच्छा स्वरूप देख रहे हैं इन सब हॉस्पिटल्स का,
बीइंग अ पब्लिक हॉस्पिटल वो शायद नहीं होता। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने बहुत ज़्यादा हमें फ्रीडम दी है कि बेस्ट तरीके से किस तरीके से इलाज किया जाए वो हो। उसके साथ साथ एक जो रिसर्च का जो कल्चर आया है, अभी आप देखिए एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट क्या है, इट्स मेनली रिसर्च ओरिएंटेड डिपार्टमेंट, एवरीबडी देयर आर साइंटिस्ट। तो मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से वो जो रिसर्च का एक कल्चर आया है एक कैंसर केयर हॉस्पिटल के अंदर, वो भी देन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की है कि यहाँ पे डॉक्टर होते हुए हम एक रिसर्चर के जैसे भी सोचते हैं। हम इलाज तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में सोचते हैं कि हम इंडिजिनस तरीके से ऐसी क्या रिसर्च करें कि हमारे जो मूलभूत जो हमारी जो दिक्कतें हैं, जो हमारे जो मरीज हैं जो यहाँ के हैं, उनका इलाज अच्छे से अच्छे कैसा हो पाए, ना कि हम सिर्फ आंख बंद करके जो वेस्टर्न रिसर्च है उसको हम ले लें। वो भी अच्छी रिसर्च होती है, लेकिन कई बारी उस रिसर्च की एडेप्टेशन हमारी सोसाइटी में हमारे लोगों के लिए किस तरीके से वो फिट बैठेगी, वो जो रिसर्च एंगल भी है वो भी मुझे लगता है, मेरी ये मानना है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वो नहीं होता तो शायद इतना रिसर्च एंगल नहीं हो पाता। मुझे ये बताइए कि अभी कैंसर ट्रीटमेंट में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, कोई बड़ी रे ऑफ होप इसको ट्रीट करने की, इसको क्योर करने की, इस दिशा में कोई काम हो रहा है, और आप हमारे दर्शकों को, जो लोग इससे पीड़ित हैं, उसको कोई ऐसा मैसेजिंग कर पाएँ कि इस दिशा में एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है, इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, इसको पूरी तरह क्योर किया जा सकता है? बिल्कुल। आपके सवाल का जवाब दो हिस्सों में दूंगा। पहली चीज़ की क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है। देखिए, कैंसर का इलाज हर रोज़ बदल रहा है। देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स विच इज़ हैपनिंग। काफ़ी डेवलपमेंट इंडिया में भी हो रही हैं और काफ़ी डेवलपमेंट बाहर भी हो रही हैं, और जो बाहर भी हो रही हैं हमारी पूरी कोशिश है कि वो चीज़ें जल्दी से जल्दी हम इंडिया में अवेलेबल करवाएं किसी भी तरीके से। और इसके बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स भी हैं, और ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो टाटा मेमोरियल सेंटर ने और इस हॉस्पिटल ने भी लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ, रेडियोथेरेपी में एक बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड मशीन आई है जो संसार में सभी देशों में नहीं है, जिसको हम हैवी आयन थेरेपी या प्रोटॉन बीम थेरेपी मशीन बोलते हैं। जैसे जो रेडियोथेरेपी की जो मशीन जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आज के दिन से जिसको हम लेटेस्ट मशीन्स बोलते हैं, जो कि मामूली तौर पे मिलती हैं, वो तकरीबन 25 करोड़ के आसपास होती है। ये जो प्रोटॉन बीम मशीन है ये तकरीबन 450 करोड़ रुपए की मशीन है। इसका इफेक्ट ये होता है कि जहाँ पे आपको रेडियोथेरेपी देनी है वो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं, और जितने एरिया में आपको स्पेसिफिकली देनी है उतने ही एरिया में आप दे सकते हैं। रेडियोथेरेपी से जब रेडियोथेरेपी की स्कैटरिंग होती है तो आजू बाजू के एरिया में टॉक्सिसिटी होती है, इससे वो नहीं होती है। टाटा मेमोरियल सेंटर इज द फर्स्ट सेंटर इन एंटायर सब कॉन्टिनेंट जहाँ पे एक पब्लिक सेक्टर के अंदर ये मशीन लगाई गई है। हमारा जो नवी मुंबई का सेंटर है वहाँ ये मशीन लगाई गई है। तो ये एक ऐसा नया इनिशिएटिव हुआ। इससे हम जो पहले ऐसे कैंसर थे, मैं अपने फील्ड का एग्जांपल दूंगा, जैसे स्पाइन के जो ट्यूमर्स होते थे या सेक्रम के जो ट्यूमर्स होते थे, जिनको या तो हम ऑपरेट करके निकाल ही नहीं पाते थे, या फिर अगर निकालते थे तो पैरों में चलने की शक्ति चली गई, पेशाब और जो हमारे लैट्रिन का कंट्रोल वो खत्म होता था, उसकी बजाय आप वो हाई बीम रेडियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट है। एक मिनट, जितना मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ, जितना मैं एक लेमैन को समझाने की अगर कोशिश करूँ, तो आप ये कह रहे हैं डॉक्टर गुलिया कि इस मशीन से जो इन्फेक्टेड एरिया है, कैंसर इन्फेक्टेड एरिया, बस उसी पे फोकस्ड ट्रीटमेंट होगा, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बाकी बॉडी पे, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो कीमो करवा के आता है बंदा बहुत ही फ्रेल हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, बाल झड़ जाते हैं, बाकी चीज़ें हम देखते हैं, तो वो नहीं होगा, मतलब साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे उससे, आप यही कहना चाह रहे हैं? रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे, क्योंकि ये रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स तो रहेंगे, लेकिन जो रेडियोथेरेपी के खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते थे वो बहुत कम हो जाएंगे। तो ये मशीन इस हॉस्पिटल में अभी तक नहीं आई है? ये ऐसी मशीन है कि आप हर जगह लगा भी नहीं सकते। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट है जिसको हमें लगता है कि उसको प्रोटॉन बीम थेरेपी चाहिए, तो हमारा स्पेशल लाइजनिंग काउंटर है जो डायरेक्ट नवी मुंबई में बात करता है। वहां पे भी सेम रहने की जगह अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं और वो हमारी टीम वहां सारी सुविधा वहां पे सुविधा। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। Exactly. क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश करना एक बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। एस्टेब्लिश करने के साथ साथ उसको चलाने के लिए जो हाईली स्पेशलाइज्ड जो मैन पावर है वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं होती है। तो इसीलिए हमें एक हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ के एरिया में हम हब हैं और हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम हेल्प करते हैं पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए, रेफर करने के लिए। टिपिकली जैसे जो संगरूर है वो स्पोक है और ये हब है। इसीलिए ऐसे ही कुछ चीज़ों के लिए हम स्पोक हैं और जहाँ एक सेंटर में बहुत बड़ी मशीन लगी है वो एक हब का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिमाचल के कांगड़ा में कोई कैंसर का वो आता है, किसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट होता है, तो दे रेफर द पेशेंट टू ईदर पीजीआई और सम अदर गवर्नमेंट। तो अभी क्या ये रेफर करने वाली सुविधा जो है वो इस हॉस्पिटल है? कैन एनी हॉस्पिटल रेफर द पेशेंट कैंसर पेशेंट टू दिस होमी भाभा इंस्टीट्यूट? एब्सोल्युटली। कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो या पेशेंट की खुद की मर्जी हो, कोई भी पेशेंट यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आके जो भी सुविधाएं अवेलेबल हैं उन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। रेफरल्स आर ओपन टू एवरीवन। रादर हमने खुद लेटर्स लिखे हैं हरियाणा गवर्नमेंट को, हिमाचल गवर्नमेंट को। जैसे मैंने आपको बताया वी आर एम्पैनल्ड अंडर हिम केयर ऑल्सो, सो वी आर ऑफिशियली देयर। तो ऑल दीज पेशेंट्स कैन बी रेफर्ड हियर। एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे, जैसे जितने भी स्टेट रन हेल्थ स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल हिम केयर है या पंजाब की मुख्यमंत्री स्कीम है, एंड फॉर दैट मैटर जैसे ECHS या ESI भी है, हमने ये देखा है कि सेम कैटेगरी की फैसिलिटी लेते हुए आप अगर ट्रीटमेंट टाटा मेमोरियल सेंटर में कराते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक कॉर्पोरेट या प्राइवेट हॉस्पिटल से कराने में काफ़ी कम होती है। तो इससे क्या है कि अगर एक नेटवर्क बना दिया जाए, जैसे हिम केयर में क्या है कि पेशेंट रेफर हुआ है तो पेशेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हाई होती है क्योंकि उनके खुद के भी खर्चे होते हैं, डॉक्टर्स की सैलरी भी ज़्यादा होती है। यहाँ डॉक्टर्स सरकारी डॉक्टर हैं, एक लिमिट है सैलरी की, तो हम कॉस्ट को हम कर्टेल कर सकते हैं। सो स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए भी एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं जो कि क्वालिटी केयर दे रहे हैं उनको प्राइमरी रेफरल सेंटर्स बनाइए। बाय चांस अगर कुछ वहां नहीं है देन वी कैन टेक सपोर्ट ऑफ अदर हॉस्पिटल्स इफ इट इज नॉट देयर। इससे हमारा हम एक जो टैक्स पेयर का जो मनी है उसको हम एक बेटर तरीके से हम यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, ये तो होगी फैसिलिटी की बात। अब अगले सेगमेंट पे हम चलते हैं, वो है कैंसर की डिटेक्शन। सबसे पहले डॉक्टर भूलिया मुझे ये बताइए कि कैसे पता किया जाए, क्योंकि आज की टाइम पर बच्चे को भी कैंसर हो रहा है, जो एडल्ट है उसको भी कैंसर हो रहा है, सीनियर सिटीजन को भी कैंसर हो रहा है, महिलाएं भी इससे ग्रसित हैं। तो डे टू डे लाइफ में कैसे पता किया जाए, कैसे ऐसे सिम्टम हैं, बॉडी ऐसा क्या सिग्नल देती है कि जिससे हम लोग देखें कि अर्ली स्टेज पे ही कैंसर डिटेक्ट हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अच्छा इसलिए है क्योंकि जो एक मूलभूत कारण है कैंसर के मरीजों को ठीक ना कर पाने का, वो ये है कि वो अस्पताल लेट पहुंचते हैं। बिल्कुल, जिसको हम अपने भाषा में स्टेज बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है स्टेज 4 होगी भाई, अब इलाज नहीं हो सकता है। तो सही है, हर कैंसर की स्टेज होती है। स्टेज 1 होती है जहाँ पे ट्यूमर बहुत ही छोटा होता है और एक ही जगह होता है। स्टेज 2 मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूँ, और ये हर कैंसर की अलग अलग होती है। बिल्कुल। स्टेज 2 ऐसी होती है कि है तो वहीं पे लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है, अच्छा, काफ़ी बड़ा हो गया। स्टेज 3 ऐसी होती है कि जो आसपास के एरिया जैसे लिम्फ नोड्स हैं उसमें चला गया है। और स्टेज 4 ऐसी होती है कि पूरे शरीर में फैल गया, जैसे फेफड़ों में फैल गया, हड्डी में फैल गया या लिवर में फैल गया, किसी और जगह। तो देखिए, आप कैंसर का इफेक्टिव इलाज जब ही कर सकते हैं जब कैंसर को लोकलाइज्ड फॉर्म में पकड़ा जाए। लोकलाइज्ड स्टेज 1 और 2। उस टाइम पे कैंसर का इलाज करना बहुत आसान है और उसके आउटकम्स बहुत बढ़िया हैं। एक बारी जब वो फैल जाता है तो फिर इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो आपका सवाल है वो बहुत सही सवाल है कि जैसे
मैं बहुत बारी बोलता हूँ ये, जैसे मैंने बीच में भी बोला था कि हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ स्टेट, बट आइडियली में हेल्थ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ स्टेट, हेल्थ इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सेंटर, हेल्थ इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल। एग्जैक्टली। अगर मैं मेरी सेहत का ध्यान नहीं रखूँगा तो चाहे प्रदेश हो, चाहे पूरा प्रशासन हो, कितने ही अस्पताल खोल ले, हम वो अस्पताल भी हमें कम पड़ेंगे। तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत को खुद की प्रायोरिटी दें, हम खुद जिम्मेदार हों। मैं मानता हूँ बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम खुद को इग्नोर करते हैं, कई बार मैं भी करता हूँ, लेकिन होता है। लेकिन हमारे को खुद की सेहत का ध्यान खुद रखना चाहिए। और इसीलिए जैसे कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कहीं भी कोई लंप है, कोई गांठ है, वो गांठ अगर 6 हफ्ते तक है या वो गांठ बढ़ती जा रही है, आपको इमीडिएटली एक कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। आपके मुंह के अंदर कोई छाला है जो 4 से 6 हफ्ते तक है, ठीक नहीं हो रहा है या उसका साइज बढ़ रहा है, आप तुरंत दिखाइए। आपके हड्डी के अंदर लगातार दर्द हो रहा है, गांठ है जो बढ़ती जा रही है, दवाई लेने पे भी आराम नहीं हो रहा है, 3 से 4 हफ्ते हो गया है, इमीडिएटली आपको दिखाना चाहिए। आपकी जो नॉर्मल रूटीन है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, जैसे आपकी वॉइस है वो बदल रही है, आप खाना खाते हैं, गटकने में कुछ तकलीफ हो रही है, आप खाना खा रहे थे, आपको लग रहा है यहाँ पे खाना अटक रहा है, या फिर आपके जो बावल हैबिट्स हैं, पहले जो आपके जो संडास था वो बराबर से हो रहा था, अब बराबर से नहीं हो रहा है, या उसमें खून आ रहा है, या पेशाब में दिक्कत हो रही है, खून आ रहा है, ये सारे सिम्टम्स हैं जो अलग अलग कैंसर्स के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं। वो लक्षण अगर जैसे ही आए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत से तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए। इसके साथ साथ एक चीज और कहूंगा, हम सब लोग डायग्नोसिस से बहुत घबराते हैं। बिल्कुल, एक करेक्ट, एक फियर फैक्टर है। फियर फैक्टर है। अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि आप रोज सुबह उठ के अपना ब्लड टेस्ट करो, मुझे देखना है कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। आप मुझे कहोगे अरे कैसे डॉक्टर साहब हैं भाई, मैं क्यों खुद को डायबिटीज करवाऊं। और हमें एक ना फियर ऑफ डायग्नोसिस रहता है कि अरे मेरे को बीमारी लग जाएगी तो मैं क्या होऊंगा। लेकिन देखिए, हमें उससे ऊपर उठना है, और वो इसलिए ऊपर उठना है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर हमने लेट भी कर दी तो भी हम उसका अगर कुछ गोली खा ली ठीक कर तो ठीक हो जाएंगे। ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर सही समय पर नहीं पकड़ी गई तो समझो बहुत बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। तो इसीलिए आप डायग्नोसिस से घबराइए नहीं। आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग इतने घबराए हुए हैं, लोग अनअवेयर हैं, लोग अनएजुकेटेड हैं कि वो कैंसर के सिम्टम होते हुए भी उनको इग्नोर करते रहते हैं और हमारे आउटकम्स इतने अच्छे नहीं होते। एज अ डॉक्टर हम काफ़ी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा इलाज करें, ये करें, लेकिन अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही कैंसर आएगा तो चाहे मैं कितना ही अच्छा इलाज कर लूं, उतने अच्छे आउटकम्स नहीं आ सकते हैं। इसीलिए हम सब की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम इसकी जो स्टेज रिडक्शन है, मतलब बाय चांस अगर हम कोई एनालिसिस करें और देखें कि भाई इस एरिया में 50% जो है वो हमें स्टेज 3 में मिले, तो हमें वो जो स्टेज रिडक्शन करनी है वो बहुत ज़रूरी है। और वो एक ऐसा एक सिंगल इम्पैक्टिंग फैक्टर हो सकता है जिससे हम बहुत ज़्यादा जिंदगियां बचा सकते हैं। तो ये सब सिम्टम है, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको दिखाना चाहिए। डॉक्टर गुलिया, एक ये नॉर्मली देखने में आता है कि जैसे मुझे कोई समस्या हुई, मेरा अपनी डेली रूटीन में कुछ एनकाउंटर किया कि मेरे पेट में दिक्कत है, तो मेरा पहला जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है वो मेरा फैमिली डॉक्टर होता है, या जो आसपास डॉक्टर, जो सरकारी हो प्राइवेट हो, मैं उसके पास जाता हूँ, वो मुझे दवाई दे देता कि मेरे को गैस बहुत बन रही है, तो उन्होंने गैस की दवाई दी थी, या उन्होंने एंडोस्कोपी कर ली। ऐसे किसी और को मान लो किसी और पार्ट में है, मगर वो जो एकदम फर्स्ट स्टेज पे जो डॉक्टर देख रहा है वो भी उन्हीं सिम्टम को
ट्रीट करता रहता है, आप भी देखते होंगे ये बात। और फिर वो मेरे भी जानने में बहुत सारी चीज़ आती है कि डॉक्टर सिर्फ गैस की ही दवाई देता रह गया, डॉक्टर सिर्फ पेन की ही दवाई देता रह गया। वो आगे का जो एक स्क्रीनिंग होती है या जो प्रोबेबल आप लोग फैक्टर्स मानते हैं कि ये हो सकता है इसका टेस्ट, वो बहुत कम होता है इंडिया में। और फिर बाद में पता चलता है कि इनको तो कैंसर था और वो स्टेज 3 स्टेज 4 था। तो जो अर्ली डिटेक्शन के लिए आप उन डॉक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे जो कि इनिशियली स्टेज पर MBBS हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, अपना वो एक्सपर्टीज़ है उनकी, मगर वो कैंसर से उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते हैं? देखिए, यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सा मैसेज है कि भारतवर्ष का जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है, उस मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने ऑन्कोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ कैंसर्स को इतनी तवज्जो नहीं दी है। जब मैं MBBS करता था तो मुझे ज़्यादा कैंसर्स के बारे में ना पढ़ाया गया, ना मैंने पढ़ा। इवन सम स्पेशल ब्रांचेस में जब हम PG कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर, जब MD MS कर रहे होते हैं, उस समय भी कैंसर के बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस, इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं दी जाती है। यही एक सबसे बड़ा फैक्टर हो गया है कि आज के दिन जो मेरा GP बैठा है, जो मेरा MBBS वाला बंदा बैठा है, जो कि ग्रास रूट में बैठा है, जहाँ की सबसे पहले आप दिखाने जाते हैं, उसके दिमाग में वो बात ही नहीं आती है। मैं वही पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये उस डॉक्टर की गलती नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इट इज़ मल्टी फैसेटेड। थोड़ा सा एजुकेशन इंप्रूव होना चाहिए, थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, थोड़ा सा आज के दिन उस GP को भी सोचना चाहिए कि भाई आज से 20 साल पहले कैंसर इतना कॉमन नहीं था, लेकिन आज के दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो मेरे को उन GP से मतलब आपका जनरल फिजिशियन, ठीक है, जनरल फिजिशियन GP। सो जनरल फिजिशियन को आज के दिन ये समझिए कि जो 20 साल पहले जो स्थिति थी आज ऐसी नहीं है। उस समय पे मैं जिस तरीके से खांसी का इलाज करता था या पहले जो थोड़ा सा खून आता था वो शायद TB में पहले होता था, लेकिन आज के दिन TB तो घट गई है, लेकिन जो कैंसर है फेफड़े का वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये अप्रोच हमारे को मल्टी फैसेटेड अप्रोच लेनी पड़ेगी कि हम एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर बनाएं, हम हमारे जो GPs प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी एजुकेट करें, उनके लिए भी प्रोग्राम करें, उनके लिए भी CMEs करें, क्योंकि वो हमारे बेस रूट पे वही रहने वाले हैं। और साथ साथ में हम पब्लिक को भी अवेयर करें कि देखिए, अगर आपकी गैस आपके GP से 3 हफ्ते 4 हफ्ते में ठीक नहीं हुई है तो इसका मतलब यू नीड टू गो टू अ हायर पर्सन और गो टू अ हायर इंस्टीट्यूट। तो ये मेरी सोच है कि हम कुछ बिल्कुल वैलिड ये आपका कंसर्न है और मैसेजिंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मगर बहुत लेट आया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैंसर हो क्यों रहा है इतना, क्यों नंबर बढ़ रहे हैं? ऐसा हम क्या गलत अपने लाइफस्टाइल में कर रहे हैं, अपने खाने में कर रहे हैं, या ऐसा क्या गलत हमारे एनवायरनमेंट में हो रहा है कि कैंसर के नंबर्स जो हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैंसर के नंबर्स बढ़ रहे हैं। जैसे आपने आंकड़ा दिया कि ICMR का डेटा था कि 1 लाख में से तकरीबन 100 लोगों को इंडिया में, एवरेज बता रहा हूं, कैंसर होता है। इसी आंकड़े को अगर हम डिसेक्ट कर दें रीजन वाइज, या रीजन वाइज छोड़िए, जो मेन मुद्दा है विच इज द क्रक्स ऑफ एंटायर थिंग इज अर्बनाइजेशन। ओके। अगर मैं रूरल एरिया में ले जाता हूं इसी आंकड़े को और वहां जाके देखता हूं कि लाख में से कितने लोगों को कैंसर होता है, तो ये आंकड़ा तकरीबन 50 के आसपास रहता है। ओके, 1 लाख में से 50? 1 लाख में से 50 के आसपास, 40 से 55 के आसपास, 50 के आसपास दिखता है। इसी आंकड़े को अगर मैं जो हमारे टोटल अर्बनाइज्ड एरिया हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इवन फॉर दैट मैटर चंडीगढ़ इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड, ये 150 से 170-75 तक जाता है। आउट ऑफ 1 लाख? आउट ऑफ 1 लाख। ओके। तो आप देखिए अर्बनाइजेशन का कितना इंपैक्ट है। अभी मैंने अर्बनाइजेशन एक वर्ड तो बोल दिया। अर्बनाइजेशन मतलब शहर, जितने शहरीकरण, जितने ज्यादा शहर बनेंगे, शहरीकरण। हाँ लेकिन आप मेरे से पूछेंगे साहब शहरीकरण हम कैसे बंद कर दें? अब देश को अगर डेवलप करना है तो शहरीकरण तो होगा ही। बिल्कुल। आज के दिन अगर आप देखो
तो इतनी ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है पॉपुलेशन की गांव से शहर की तरफ, पैसा कमाने के लिए, अच्छा रोज़गार के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी फैसिलिटी के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए, कि अर्बनाइजेशन को आप रोक नहीं सकते, ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है। लेकिन जो ये एक शहरीकरण शब्द है, ऐसा नहीं है कि हम अगर नई बिल्डिंग में रहने लग गए तो हमें कैंसर हो गया। इस शहरीकरण के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सोचते भी नहीं हैं। अब गांव का एक आदमी है, अब और गांव से आप ये मत समझिए कि पंजाब का गांव, पंजाब में ऑलमोस्ट एंटायर पंजाब इज लाइक ए डेवलप्ड स्टेट, यू नो। मैं बात करता हूँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वहाँ पे आप क्या खाते हैं? एकदम सादा खाना, ऑयल ना के बराबर, पेस्टिसाइड्स हार्डली एनीथिंग, पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन वेरी लो, टोबैको कंजम्पशन लो, बॉडी हेल्थ बहुत बढ़िया नहीं होती है, एक्सरसाइज वो गांव में ज़्यादा करते हैं। तो इन सब से ये जो मल्टीपल चीज़ें हैं, ये मिलके हमारे को एक ज़्यादा कैंसर की मात्रा दे रहे हैं। और ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है जब हम इस डेटा को वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं। अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में यही डेटा 250 से 350 तक है, जो इंडिया के अर्बन एरियाज़ में आज के दिन 150 से 175 है, रूरल एरियाज़ में 50 से 60 के आसपास है, यही वेस्टर्न वर्ल्ड में 250 से 350 तक है। तो अर्बनाइजेशन कॉजेज कैंसर, एंड दैट इज़ वाई इफ़ वी कैन नॉट अवॉइड अर्बनाइजेशन, हमारे को जागरूक होना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो जो चीज़ें कैंसर करती हैं उनको समझना पड़ेगा और उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या कैंसर का सीधा सीधा रिलेशन आपकी इम्यूनिटी से है? इसको ऐसा माना जाए कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहेगी तो कैंसर के अटैक करने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी? यस, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, सब कैंसर जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं होते हैं, कुछ हेरिडिटरी कैंसर्स भी होते हैं, जो कि एक फैमिली में अगर आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर या जो आंत का जो कोलोन कैंसर होते हैं, ये हेरिडिटरी कैंसर ज़्यादा होते हैं। फैमिली में एक को हुआ, फिर बुआ को हो गया, फिर बिटिया को हो गया, फिर चाची को हो गया, ऐसे करके काफ़ी होते हैं। लेकिन कुछ कैंसर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मुंह का कैंसर है, आप अगर टोबैको किसी भी फॉर्म में खाते हैं, या ईसोफेगस लंग कैंसर है, तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। ठीक। तो ये सिर्फ एक आप चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यस, ओवरऑल व्हेन वी सी व्हाट इज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इज बॉडीज ओन फाइटिंग कैपेसिटी टुवर्ड्स एनी इलनेस। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज ली, एक सिगरेट पी, या किसी ने थोड़ा तंबाकू खाया तो उसको कैंसर हो गया। बॉडी में रिपेयर मैकेनिज्म्स भी आते रहते हैं। तो आपको आपकी बॉडी को हेल्दी रखना है। जब हम ओबेसिटी हो जाती है तो ओबेसिटी इज रिलेटेड टू 14 डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर्स। उसका भी मैकेनिज्म ये कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो गया है, रिपेयर की जो शक्ति है वो कम हो गई है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी कम हो रही है। तो ओवरऑल अगर नट शेल में कहा जाए तो यस, हमारे को हमारी इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए ताकि कैंसर्स होने का चांस कम हो। और अगर बाई चांस होता भी है तो भी आपको देखना है कि जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा टॉक्सिक ट्रीटमेंट है कैंसर का, वो ट्रीटमेंट झेलने के लिए भी तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि अगर मेरी इम्यूनिटी सिर्फ सही है तो शायद मुझे कैंसर ही नहीं होगा। बट यस, इट इज अ मेजर फैक्टर विच कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द चांसेस, एंड इफ इट इज देयर टू हेल्प टू गेट बेटर आउटकम। डॉक्टर गुलिया, शहरों में रहना आज के इंसान की विवशता भी है। कोई रोजी रोटी कमाने जा रहा है, कोई वहीं बस गया, उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। हाँ जी। तो ऐसे में शहरों में रहते हुए भी, उस लाइफस्टाइल को जीते हुए भी, कौन सी ऐसी 5 चीज़ें आप सजेस्ट करेंगे जो अपनी लाइफस्टाइल में हमें ऐड करनी ही होंगी, और कौन सी 5 चीज़ें अपने लाइफस्टाइल से हटानी होंगी? बहुत सिंपल ले मैन के लिए बताइए। बिल्कुल। आई थिंक दिस इज द क्रक्स। पहले मेंशन करूंगा कि क्या क्या चीजें हटाएं। तंबाकू का किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना चाहिए। फिर तंबाकू, चाहे सिगरेट, बीड़ी,
गुटखा, खैनी, ई सिगरेट किसी भी तरीके से हो, तंबाकू का एक भी फायदा नहीं है। कोई भी मुझे बता दे कि तंबाकू का एक फायदा है, मैं मान जाऊंगा। तो जब कोई एक ऐसी चीज है जिसके जिंदगी में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, उसका किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना चाहिए। एंड इट इज सो डेंजरस दैट इट इफेक्ट्स ऑल अवर ऑर्गन्स। हमारे ये मत समझिए कि मुंह में रखा तो मुंह खराब करेगा, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। नंबर 2, शराब का सेवन कम से कम रखें। नंबर 3, आप हाइजीन, गंदगी, जो बॉडी की जो हाइजीन है उसको पूरा मेंटेन करें, गंदगी से दूर रहें, मतलब अपने आप को साफ सफाई रखें। उसके भी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। तीसरी चीज, ओबेसिटी, मोटापा, उससे दूर रहें। पांचवी चीज जो है जो आपको छोड़नी चाहिए वो ये है कि जो एनवायरमेंटल रिलेटेड चीज हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन में रहना या जो कि हार्मफुल इफेक्ट हैं, जैसे केमिकल्स के में रहना, या फिर जो कई बार जॉब रिलेटेड भी हो जाते हैं, उन सब से दूर रहना चाहिए। बच्चों को स्पेशली दूर रखना चाहिए। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको छोड़नी है। बिल्कुल। अभी जो चीजें आपको अपनानी है, सबसे पहले कि आपको कैंसर के बारे में या कैंसर से रिलेटेड जो भी आपको मटेरियल मिलता है उससे पढ़ें और घबराएं नहीं। कैंसर अवेयरनेस कैंसर का एकमात्र सबसे बड़ा इंपैक्ट फैक्टर हो सकता है अगर आप पूरे अवेयर हैं तो घबराइए नहीं। अगर कोई शंका है, इलाज कराइए। जल्दी स्टेज पे पकड़ा गया तो तकरीबन सभी कैंसर्स का इलाज संभव है। तो आपको खुद को अवेयर रखना है, एजुकेट रखना है। नंबर 2, जैसे मैंने आपको बोला, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अर्ली डायग्नोसिस इज द की, सो घबराएं नहीं। थर्ड थिंग, अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान रखें, ओबेसिटी को कम रखें, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको आप कम से कम दूर करके रखें। चौथी चीज, अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालें। अब इसमें 5 चीजें मैं इसमें मिला देता हूं, जैसे एक्सेस ऑफ पैक्ड फूड्स। पैक्ड फूड में कुछ भी आ सकता है, जैसे चिप्स, नमकीन वगैरह रहते हैं, बहुत एक्सेसिव बिस्किट्स रहते हैं, या प्रोसेस फूड जो होता है, केमिकल्स होते हैं जो फूड में कलर्स वगैरह डालते हैं, इन सब को आप अवॉइड कीजिए। जंक उसका हिस्सा है, जंक फूड, यस। क्योंकि देखिए सबसे क्या है कि आप टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, आप सॉरी मैं कंप्लीट करता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। और 5वीं चीज आपकी ये है कि अगर कोई भी पेशेंट है, आप हैं या आपके साथ में कोई नोन है या रिलेटिव्स हैं, उनको अगर कोई सिम्टम्स हैं, उनको जल्दी से जल्दी एक अच्छे बढ़िया अस्पताल तक पहुंचाइए। पैसे के अभाव में घबराइए नहीं। ये 5-6 चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस कीजिए ताकि आपकी बॉडी में ओबेसिटी ना हो और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती रहे। अब जैसे आपने सवाल पूछा था जंक फूड के बारे में, देखिए व्हाट इज जंक फूड? इट इज ऑल प्रोसेस्ड फूड। कोई भी बर्गर उठा लीजिए, फ्रेंच फ्राइज उठा लीजिए, पिज्जा उठा लीजिए, टिक्की चाट, कुछ भी उठा लीजिए। देखिए ये जो फूड है, ये फूड बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, इसमें कुछ केमिकल्स मिले हैं या एक्सेसिवली फ्राइड है। और अगर आप ये घर पे बना रहे हैं तो भी सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज़ आप मेरे को गलत मत समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ज़िंदगी में जीना ही नहीं है और सब कुछ भी खाना नहीं है। आपको क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। आज के दिन जैसे आप बाहर जाइए, रोड साइड पे रेहड़ी है, आप कुछ खा रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बीच में रिपोर्ट आती है कुछ अजीनोमोटो मिलाते थे, कुछ रंग मिलाते हैं, केमिकल मिलाते हैं। आपको ये नहीं पता कि आप अपनी बॉडी को किस कार्सिनोजेनेस से एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपने घर पे अच्छे से बनाया है, स्वादिष्ट बनाया है, हम सालों सालों से घर पे आलू के पकौड़े बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, तो आप कभी कभार खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप बाहर खाते हैं, जो जंक फूड है, हमें ये नहीं पता कि उसकी क्वालिटी क्या है।
there is no quality check, we are not sure what they are adding, this is what is leading to more problems. ठीक है, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि आज की हमारी लाइफस्टाइल में हम लोग बहुत एडल्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मिलावट का सामना कर रहे हैं। चाहे वो घर पे ही बना रहे हैं मगर मसालों में एडल्ट्रेशन है। हम पनीर लेके आ रहे हैं, आज मैंने ये पढ़ा कि पनीर इज़ द मोस्ट मिलावटी थिंग। मैंने कल शाम को पढ़ा। हाँ, मैंने आज सुबह पढ़ा। तो ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जाए डॉक्टर साहब? की मसाले में भी दिक्कत है, तेल लेके आ रहे हैं, तेल में कह रहे हैं रिफाइंड मिला हुआ है, ठीक है। आप सब्जी लेके आ रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड में बनी हुई है। करे तो करके पानी आ रहा है, सरकार पे पानी भेजिए, नल से पानी आ रहा है, उसमें आपको कंटेमिनेशन है। तो इंसान कहाँ तक बचे? एज ए ह्यूमन बीइंग आप भी फेस करते होंगे ये सारी चीज़ें। तो ऐसे में इंसान फिर उस माइंडसेट में चला जाता है कि अब बचे तो बचे कहाँ से, जो होगा देखा जाएगा। आपने बिल्कुल एक जो आम आदमी का सवाल है वो पूछा है, और इसका जवाब भी मैं एक आम आदमी के तरीके से दूंगा, क्योंकि एज ए डॉक्टर मेरे पास इसका जवाब नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, बिकॉज एज ए डॉक्टर आई डोंट नो व्हाट टू डू। इट द होल सिस्टम इज इफ इट इज लाइक दिस, बट आई डोंट नो। लेकिन हाँ, कुछ हम अपने तरीके से उसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बारी जंक फूड खाने से या एक बारी चीज खाने से, ये जो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर्स होता है उससे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि जो रिपीटेड एक्सपोजर्स है ना, उसको आप कम कर दीजिए। मतलब कभी कभार खाते हैं, ठीक है, आज उसको आदत मत बनाइए। आज की जनरेशन है, आप देखिए, मैं आपको आप तो इतने बड़े मीडिया हाउस से हैं, आप एक सर्वे कीजिए। 18 साल से लेके 30 साल के जो लोग हैं उसमें आप सर्वे कीजिए कि आप कितनी बारी घर पे खाना बनाते हैं महीने में। और फिर जो 30 से 60 के हैं उनमें करके देखिए, और जो हमारे बुजुर्ग थे उनमें करके देखिए कि वो उसी उम्र में कितना कराते थे। यू विल सी ए स्टार्क डिफरेंस। अब जब वो बाहर का खाते हैं और रिपीटेड हर रोज ही अगर उनका एक्सपोजर हो रहा है इनको, तो लाजमी है कि बॉडी की एक क्षमता है, उस समय के बाद फिर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जितनी भी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा होम कुक्ड चीज़ें ही खानी चाहिए। ठीक है। दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मीन कि हम बाहर कभी जा ही नहीं सकते, पर जितना भी प्रयास हो सके। और देखिए, आदतें आदतों से बनती हैं। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम चलाया था, फिट इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, 2014 में चलाया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक को उसके ऊपर डाउट था, मुझे भी डाउट था कि यार कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, पता नहीं है। मतलब सब लोग ही ऐसे हैं, कल्चर ही ऐसा है, मैं नहीं फेंकूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, ऑल दैट। बट टुडे यू सी देयर इज अ डिफरेंस। एंड इफ यू आस्क मी why the biggest or where the biggest difference has happened, it has happened जब हमारे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि पापा कागज मत फेंको, पापा रैपर मत फेंको, पापा बचा हुआ सामान बाहर मत फेंको, स्वच्छ भारत अभियान है। इट इज अ जनरेशन चेंज। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि हमें हमारे बच्चों को जो हम सिखाएंगे आज के दिन, that is going to change India over a period of time. Fair enough. So अगर हम घर में अभी से ये बोलेंगे कि बेटा हम महीने में एक ही बार बाहर खाएंगे, that will become a habit. बिल्कुल। अभी हम क्या करते थे, पहले 6 महीने में बाहर जाते थे, फिर 1 महीने में बाहर जाने लगे, अब हफ्ते में बाहर जाने लग रहे हैं। अब हफ्ते में तो बाहर जाते हैं, लेकिन स्विगी, जोमेटो, पता नहीं और भी कुछ, ब्लिंकिट, ये सब आ गए हैं, अब रोज ही बाहर से ऑर्डर हो रहा है। तो ये सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इफ वी टीच द जनरेशन नाउ, इट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। लास्ट सवाल है कि सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी पिवटल रोल इन, मतलब कोई भी आप एक इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, और उसका एक इन्फ्लुएंस भी बहुत है। आप रील्स में अलग अलग टिप्स देख रहे हैं रोज़, आपकी पूरी टाइमलाइन उससे भरी हुई है। अगर कोई बोल रहा है कि कांजी पीने, तो कांजी के ही रील्स आते जा रहे हैं, है ना। तो ऐसे में इन्फ्लुएंस है, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। इसी से जुड़ा मेरा ये कि आप ही के पंजाब के एक नेता हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बिल्कुल भी राजनीतिक सवाल नहीं डॉक्टर साहब,
मैं सिर्फ उस मैसेजिंग पे फोकस करना चाहता हूँ। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी डाइट अपनी वाइफ की जो कैंसर से पीड़ित थी, नवजोत कौर, पूरी डाइट से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लाया, आप देखिए ये कैंसर फ्री हो चुकी हैं। एंड ही एम्फेसाइज्ड ऑन द डाइट ओनली। तो उन्होंने बोला कि हमने डॉक्टर से भी सलाह ली और डॉक्टर ने बोला कि शी इज़ कैंसर फ्री। और इसका पूरा जो मैसेजिंग गया, जो ये वायरल हुआ कि अगर आप ये चीज़ें खा लीजिए, कैंसर पेशेंट अगर ये कर ले तो आप कैंसर फ्री हो जाएंगे। इस मैसेजिंग पे मेरा सवाल है कि आप जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो उसको कैसे क्रॉस चेक करें, किन लोगों से बात करें, किन पे विश्वास करें, किन पे विश्वास ना करें। सबसे पहले तो सिद्धू साहब का नाम मैं डिसोशिएट करना चाहूँगा इससे। बिल्कुल। यू नो, नहीं, आई डोंट माइंड। या he's been a great cricketer of India and I really used to love him, you know, All of us too, yeah. when he used to play. Yeah. Obviously he gave that statement. I think उसके बाद उनका कुछ रिबटल वगैरह भी कुछ आया था, उन्होंने क्लैरिफिकेशन पर कुछ दी थी। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट जो वो आपने एक एग्जांपल लिया, वो हर एक की अपनी अपनी सोच है, इच्छा है, अभी मुझे मेरा करना। लेकिन देखिए, मेरी ओपीडी में, हर ओपीडी में कोई ना कोई मरीज ऐसा जरूर आता है जो ऐसे सवाल पूछता है। सबसे पहले मैं उनको ये बोलता हूं कि देखिए, जो भी चीज़ आप देखें, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं या आप कोई बता रहा है, लोग कहते हैं हमने ऐसा करवाया था, वो कर, देखिए आज के दिन दुनिया में जो चलता है वो है तथ्य। तथ्य बनता है रिसर्च से। मैं एलोपैथी प्रैक्टिस करता हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आयुर्वेदा में विश्वास नहीं रखता। आयुर्वेदा के बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं। आयुर्वेदा के अंदर भी बहुत हमने बड़ी बड़ी चीज़ें हमने की हैं। योगा के भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। योगा से भी हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन आज के दिन मेरे पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि जैसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एलोपैथी के लिए की गई हैं, ऐसी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हमारे पास आयुर्वेदा या किसी और मेडिसिन के फील्ड के लिए अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे इलाज नहीं होता होगा, लेकिन आज के दिन हमें वो पता नहीं है। जब हमें वो पता नहीं है तो हम उसके ऊपर विश्वास कैसे कर लेंगे? आप समझ रहे बात? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। किसी ने बोला कि आप, मेरे पेशेंट की बात बता रहा हूं, डॉक्टर साहब मेरे को किसी ने बोला कि आप अश्वगंधा खा लो और आपका कैंसर खत्म हो जाएगा। तो मैंने बोला कि आज से 12-15 साल पहले मैंने खुद ही अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च की। लोगों को पता नहीं, लोग सोचते हैं एलोपैथिक डॉक्टर है, लेकिन मैंने खुद अश्वगंधा के ऊपर एक रिसर्च की हुई है, मैं उसका हिस्सा था। हल्दी जो कर्क्यूमिन है, हमने उसके ऊपर भी रिसर्च की हुई है, मैं उसका भी हिस्सा था। और आपको जानकर खुशी होगी कि टाटा मेमोरियल सेंटर ने अभी एक बहुत बड़ी पहल की है कि हम एक पूरा सेंटर बना रहे हैं जिसका नाम ICTREC है, ICTREC, जो पनवेल में है। तो जो हमारा टाटा मेमोरियल अस्पताल है उससे 1.5 घंटा दूर है, सह्याद्री हिल्स में है, जहां पे हम आयुर्वेदा की वनस्पति उगाएंगे और उनको हम कैसे एलोपैथी के साथ सम्मिलित करके या तो हम इसके साइड इफेक्ट कम कर सकें या फिर इससे इलाज कर सकें, वो भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन देयर इज नो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ इट दैट इट इज देयर और इट इज नॉट देयर। तो ये तो एक मैंने आपको बेस बताया। मैं आपके माध्यम से, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया एक बहुत स्ट्रांग चीज है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो भी आप देख रहे हैं, आप उस पर आंख बंद करके विश्वास मत रखिए। मैं किसी और का नाम क्यों बोलूं, मैं अपना ही लूंगा। मैं आज से 5, 6, 7 साल पहले, 8, 10 साल पहले फेसबुक पे बहुत ज़्यादा मैं इंटरेक्ट करता था। मेरी सारी इंटरेक्शंस हमेशा से एकेडमिक रही हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जब मैं फेसबुक देखता था तो काफ़ी चीज़ें आती। आज के दिन वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पूरा बदल चुका है। मुझे लगता है इट हैज़ जस्ट बिकम अ टोटल बिजनेस। दिस इज माई पर्सनल, प्लीज यू नो, किसी को भी किसी में करें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है जो, जिस कंटेंट में तथ्य या ट्रुथ शायद नहीं होता है। अभी देयर इज नो कंट्रोल ओवर दैट कंटेंट। आप समझ रहे हैं? आज के दिन एक दवाई अगर मार्केट में आती है, उसको मार्केट में लाने के लिए सालों सालों
दशकों तक की रिसर्च होती है जब वो मार्केट में आती है। लेकिन वो रील बनाने के लिए उसके लिए कोई ऑथेंटिसिटी वो कुछ नहीं है। बहुत सारी चीजें लकीली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता। जैसे आप नारियल पानी पी लीजिए, या आप कॉफी पी लीजिए, या आप जीरा पानी पी लीजिए, एटलीस्ट इससे हमें नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीजें शुरू हो जाएंगी नुकसान करने वाली, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब कई इन्फ्लुएंसर बताते हैं 5 सप्लीमेंट जो आपको लेने चाहिए, 5 सप्लीमेंट जो आपको 40 पार करते लेने चाहिए, 10 सप्लीमेंट जो आपको 50 की एज में लेने चाहिए। फिर आप ये बताइए कि जो हमारे बुजुर्ग थे, क्या वो सप्लीमेंट लेते थे? क्या उनकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती थी? क्या सिर्फ यही है कि सप्लीमेंट पे ही हम जिंदा रहेंगे? तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक। बट मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो भी आप चीज लें उसको आप ब्लाइंडेडली नहीं देखें। बिल्कुल, ठीक उसको है, क्रॉस चेक करें। उसको क्रॉस चेक करें, उसके पीछे क्या रिसर्च हुई है, क्या कोई आर्टिकल है, क्या वो आर्टिकल पब्लिश्ड रिसर्च है, क्या उसके ऊपर ह्यूमन रिसर्च हुई है, क्या उसका कोई बैकग्राउंड है, वो देखें। उसी के बाद ही आप विश्वास करें। और ये जरूर समझें कि आज के दिन जो एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट है वो आप जरूर कंटिन्यू करें। साथ में आप उस ट्रीटमेंट की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए या आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे आयुर्वेदिक चीजें ले सकते हैं, वो जरूर लीजिए। अच्छा योगा कर सकते हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़े, तो जरूर कीजिए। ये चीजें माननी बहुत जरूरी है। और आखिरी चीज जो मैं आपको कहूंगा कि जो भी चीज आप ले रहे हैं उसका कंटेंट आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ये ले लीजिए, जब आपको पता ही नहीं होगा कि उसके अंदर क्या है, तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी को आप बता नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बोला, करक्यूमिन इन प्योर फॉर्म इज वेरी गुड, अश्वगंधा इन प्योर फॉर्म इज गुड, व्हीट ग्रास लोग बोलते हैं इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। लेकिन आपको वो भी देखना है कि जो आपको मिल रहा है वो सही फॉर्म में, प्योर फॉर्म में है नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये लॉन्ग डिबेटेड हैं, एंड आई थिंक इनके ऊपर तो बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। ठीक है, बहुत समय दे दिया डॉक्टर आशीष ने, और ये बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट है। एक वीडियो में, एक पॉडकास्ट में इसको कवर भी नहीं किया जा सकता। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर हम उन तमाम बीमारियों, तमाम अपने ह्यूमन एस्पेक्ट को डिस्कस करें, डाइसेक्ट करें और समझने की कोशिश करें कि हमें कैसा लाइफस्टाइल जीना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन दवाइयों की तरफ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। और मिस इन्फॉर्मेशन, जो भ्रामक खबरें हैं, उनसे हमें हमेशा बचना है, चाहे वो इंस्टाग्राम से मिले, फेसबुक से मिले या कहीं और किसी और सोर्स से मिले। और इन इन्फ्लुएंसर से भी बचना है जो कि अपने पेज व्यूज़ बढ़ाने के लिए और अपने बिजनेस को आगे चमकाने के लिए हम तक ये रील्स के थ्रू पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट की माने, एक्सपर्ट की सुने और वही करें जो एक्सपर्ट बताएं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये बातचीत कैसी लगी, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ, और इस हॉस्पिटल के बारे में और जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट विज़िट करें, इसको विज़िट करें। और अगर आपका कोई परिवार में सगा संबंधी कैंसर से पीड़ित हो तो यहाँ इस हॉस्पिटल को रीच आउट करें और निराश ना हो। यहाँ पर पैसे की भी व्यवस्था हो सकती है, यहाँ हेल्प की भी व्यवस्था हो सकती है, मगर आपका आशावान बना रहना बेहद ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी पर जीत हासिल करने के लिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डॉक्टर आशीष। थैंक यू।